सूरज की तेज रोशनी चारों तरफ फैलकर उजाला कर चुकी थी। ऑफिस की राहदारी में काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। सिया तेजी से गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो केबिन में बैठे तमाम लोग खड़े होकर उससे गुड मॉर्निंग कहते हुए विश करने लगे। उसने अपने चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाते हुए सर को हल्का सा हिलाया और अपने कमरे में दाखिल होकर अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर लटकाया। तेजी से एसी के आगे खड़ी होकर अपने बाल खोलकर गर्मी को कम करने की कोशिश की। उसे लग रहा था जैसे सूरज भी आज अपनी बीवी से लड़कर निकला हो। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल क्लेचर में समेटे और कुर्सी खींचकर बैठते हुए फाइल खोली। आज उसे 2-3 मीटिंग्स को ज्वाइन करना था। सुरेश मामा आज किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसीलिए उसे आज के पूरे दिन का शेड्यूल खुद ही हैंडल करना था। जल्दी जल्दी फाइल निकालकर उसने कुछ ज़रूरी पॉइंट नोट किए और अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाई। सोनम, तुम फ़ौरन अंदर आओ और सारा शेड्यूल फाइनल करके मुझे दे दो। थोड़ी देर के बाद ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने निगाह उठाकर देखा तो सामने सोनम खड़ी थी। मैं आई कम इन मैम? हाँ हाँ, जल्दी से आओ। अब अभी इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वो काफ़ी हद तक जल्दबाजी में दिखाई दे रही थी। सोनम कुर्सी खींचकर बैठ गई और उसकी सारी बातें ध्यान से सुनने लगी, लेकिन जब पेपर पेन लेकर काम न किया तो उसे हैरत हुई। क्या हुआ सोनम? यहाँ वक्त कम है और तुम सुस्ती दिखा रही हो, कोई बात है क्या? सिया ने उसकी आंखों में झांका। मैम, एक्चुअली मैं आपके पास आने ही वाली थी। बाहर कोई ओल्ड अंकल बैठे हैं, बार बार आपका नाम ले रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सिया एकदम से चौंकी। ओल्ड मैन? कौन ओल्ड मैन? क्या वो पहले कभी यहाँ आए हैं? सवाल सुनकर सोनम ने सर ना में हिलाया। तो कोई नाम तो बताया होगा ना? ये तुमने या फिर तुमने पूछना भी जरूरी न समझा? सोनम ने एक नज़र सिया को देखा। वो कह रहे थे कि आपके फादर हैं। ये सुनकर सिया की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके होंठ आपस में भिज गए। क्या नाम बताया उन्होंने? सिया के शब्दों की सख्ती देखकर सोनम ने मुश्किल से थूक निकला। मैम, उन्होंने बताया कि उनका नाम आकाश मेहरा है और कहा कि मैं सिया का बाप हूँ। ये सुनकर सिया ने गहरा सांस लिया, कुर्सी से टेक लगाकर छत की ओर देखा, जैसे अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही हो। ओके ठीक है। वो एकदम से सीधी हुई। तुम बाहर जाओ, मैं खुद देख लूँगी। सोनम ने सर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गई। सिया कमरे में टहलने लगी। अब आप क्यों आए हैं? उसने खुद से कहा। क्या ज़रूरत थी यहाँ पर आने की? उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरे ऑफिस को तहस नहस करके रख दे। वो एक झटके से कुर्सी पर बैठी और तेजी से सोनम को दोबारा से कॉल लगाई। सोनम, उनसे कह दो कि सिया मैडम बहुत बिजी हैं, वो आपसे नहीं मिल सकती। इससे पहले कि वो फ़ोन बंद करती, स्पीकर से सोनम की आवाज़ आई। मैम, वो तो आपके ही कमरे की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सिया ने गुस्से से फ़ोन रखा था और दरवाजे की ओर नज़रें उठाईं कि तभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं? सिया ने एकदम से कुर्सी से खड़े होकर सीने पर बाजू लपेटते हुए उन्हें अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारा बाप हूँ सिया, तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। सिया ने ये सुनकर रुख फेर लिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर क्यों आ जाते हैं आप यहाँ मुझसे मिलने? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपका यहाँ आना। सिया के गले में आंसुओं का गोला अटक गया। पर क्यों? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ और तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। उन्होंने इस कदर उदासी से कहा कि सिया उन्हें देख कर रह गई। ओके फाइन, कीजिए बात। क्या बात करना चाहते हैं? मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। उसने ठहर ठहर कर उनकी तरफ देखे बगैर कहा। तो वो उसे देख कर रह गए। इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने बाप से मिलने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं? सिया ने कुछ न कहा, बस सर झटक कर कुर्सी पर बैठी और उन्हें भी बैठने का इशारा किया। कहिए, आपके 10 मिनट शुरू हो चुके हैं। सिया का सख्त अंदाज सुनकर उनकी आंखों में दुख की एक लहर उभरी और फिर गायब हो गई। मैं चाहता हूँ तुम विदाई के लिए हाँ कर दो। व्हाट? वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? उसने गहरी सांस भरकर अपने आप को काबू किया। मैं तलाक चाहती हूँ। ये सुनकर उसके बाप ने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा था। इस उम्र में तुम अपने बूढ़े बाप को इतना दुख दोगी? सिया ने तंज से मुस्कुराकर उन्हें देखा। बूढ़ा बाप और दुख? आपके सहारे के लिए आपकी दूसरी बीवी है ना? जहाँ तक मेरी फिक्र करने की बात है तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। मेरी माँ मेरा सब कुछ है और मैं उन्हीं की बात मानने की पाबंद हूँ। मेरा कल भी एक ही जवाब था और आज भी एक ही जवाब है कि मैं विदाई के लिए हामी नहीं भरूंगी। और बचपन में की गई शादी की कोई हैसियत नहीं होती। मेरी तरफ से
तलाक के कागजात भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। सिया तुम? उसकी बेदर्दी पर उनके मुंह से अचानक से निकला था। ये मत भूले मिस्टर आकाश मेहरा कि आपने हमें बहुत पहले बेमौल समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। और उसकी बात पर आकाश मेहरा बुरी तरह तड़प उठे थे। ये गलत है, मैंने कभी तुम लोगों को अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं किया। लेकिन सिया ने हाथ उठाकर उन्हें कुछ और कहने से रोक दिया। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है मिस्टर आकाश मेहरा साहब। उनके कंधे झुक गए। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि तुम सोच समझकर फैसला करो। ये कहकर वो वहां रुके नहीं थे, तेजी से लंबे लंबे कदम लेते कमरे से निकल गए और सिया ने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को मेज का सहारा दिया था और फिर अगले ही पल बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। ये अब यहाँ क्यों आए थे? तभी शीशे का दरवाजा खुला और आशीष अंदर दाखिल हुआ। सिया ने फौरन से अपने आंसू साफ किए। आशीष ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ सिया, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है। वैसे क्या कह रहे थे? आयशोर विदाई का कहा होगा, पर तुम अपने फैसले पर डटी रहना। वैसे भी उन्हें जायदाद का डर है। तुम्हारी तलाक की सूरत में उन्हें अपने हिस्से से हाथ धोकर तुम बहनों को देना पड़ेगा। बस इसीलिए कहता हूँ अपना हक न छोड़ना। उसने पास रखे टिश्यू के डिब्बे से कुछ टिश्यू उठाकर उसके हाथ में थमाए। तुम्हें इस वक्त इनकी ज़रूरत है। वो मुस्कुराया तो सिया भी सर झटक कर मुस्कुरा दी। थैंक यू, तुम हमेशा उस वक्त मेरे पास होते हो जब मैं अकेला महसूस करती हूँ। ये सुनकर आशीष के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। चलें, अब मीटिंग का टाइम हो गया है। सिया ने सर हिलाया और फिर वो दोनों आगे पीछे कमरे से निकल गए थे। हवेली की राहदारी में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और अगले ही पल आकाश मेहरा झुके कंधे लिए अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में फाइल थी, मगर चेहरे पर ऐसा रंग जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर आकर गिर गया हो। दरवाजे पर कदम रखते ही उनके पैर बुरी तरह लड़खड़ाए और वो एकदम जमीन पर गिरते चले गए। अंकल जी, क्या हुआ आपको? सिद्धार्थ दौड़कर उनके पास आया था। वो एक हफ्ते पहले ही विदेश से पढ़कर लौटा था। क्या हुआ अंकल? सांस लीजिए। पानी लाऊं? जबकि आकाश जी ने कांपते होठों से बस इतना कहा। सिया? क्या हुआ सिया को? सिद्धार्थ के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। आकाश जी की आंखों में नमी तैरने लगी। वो तलाक चाहती है बेटा। ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे थे। एक पल के लिए पूरी हवा शांत हो गई और सिद्धार्थ का हाथ बहुत ढीला पड़ गया था। क्या कहा आपने? वो तलाक चाहती है? हाँ, कहती है कि अब साथ नहीं रहना चाहती। उनके होंठों पर कपकपी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मरते दम तक ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है। तलाक तो सिर्फ शब्द है, मगर मेरा दिल तो अभी भी उसके नाम पर धड़कता है। बेटा, कभी कभी दिल की धड़कन भी फैसलों को रोक नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं अंकल जी, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। मैं ये मान लूँगा कि वो मुझसे नाराज़ है, मगर ये नहीं मान सकता कि वो मेरी नहीं रही। एक पल में फैसला हो गया था। उसकी आंखों में वो जुनून था जो हार नहीं मानता है। सब कुछ इतना अच्छा और अजीब लग रहा है ना? पीहू ने अपने साथ चलती अमाया से कहा तो वो बस उसे देख कर रह गई। ये सब कुछ अच्छा और अजीब एक साथ कैसे लगता है, जरा मुझे तो बताओ। अमाया वहीं गार्डन में बने बेंच पर बैठ गई। यूनिवर्सिटी में आज काफ़ी भीड़ थी। रंग बिरंगे ड्रेस में लड़के लड़कियां ऐसे लग रहे थे कि रंग और खुशबू का सैलाब आ गया हो। आज फ्रेशर्स का पहला दिन था। यूनिवर्सिटी की आबादी में अचानक इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? मैंने कभी सोचा न था। पीहू की बात पर अमाया ने सर पकड़ लिया। हम भी तो नए हैं, हमने भी तो यहाँ भीड़ बनाई है ना। तभी सामने से नैना और काजल आती हुई दिखाई दी। नैना ने तो आते साथ ही एक धमाका किया था। यार, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ सब लड़कियों की रैगिंग हो रही है। चलो आओ देखते हैं। ये सुनकर अमाया ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। पागल हो क्या? हम भी रगड़े जाएंगे बीच में। लेकिन तब तक काजल नैना उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई थी। जहाँ लड़कियों की भीड़ लगी थी वहाँ पहुँची। तुम चारों लड़कियाँ भी नई हो ना? इधर आओ। उनसे सीनियर लड़की ने उन चारों को एक साथ बुलाया तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अरे इधर आओ, ऐसे क्या देख रही हो? ये सुनकर काजल फौरन से आगे बढ़ी और अपने साथ अमाया को भी खींचा था। देखो गर्ल्स, यूनिवर्सिटी के गेट से जो लड़का सबसे पहले अंदर दाखिल होगा उसे तुम चारों में से किसी एक को पटाना होगा। हम तुम चारों के नाम की कुछ पर्चियां निकालेंगे और जिसका नाम निकलेगा उसे ये कारनामा करना होगा। ये सुनकर अमाया वहां से जाने लगी तो उस सीनियर लड़की ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया
अब तो मैं आग में कूद पड़ी हूँ, तो अब तो जाना मुमकिन ही नहीं। वो हंसी तो अमाया बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने काजल को खा जाने वाली निगाहों से देखा था। यार कितना डरती हो तुम, जितना डरोगी उतना ही तुम्हारा नाम आएगा, काजल ने उससे कहा। उस सीनियर लड़की ने पेपर पर उन चारों का नाम लिखकर पर्चियां बनाई और हवा में उछालकर एक पर्ची उठाई। उनमें लिखा नाम पढ़ा और जब उसे पुकारा तो अमाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं पढ़ने आई हूँ। ये सुनकर वो सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं। तो अमाया को अपनी इंसल्ट का एहसास हुआ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर करना क्या होगा? अमाया के पूछने पर उस लड़की ने यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ इशारा किया। उस गेट से जो भी लड़का आएगा तुम्हें उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना होगा। ये सुनकर अमाया का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मोहब्बत? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। वो उठकर जाने लगी। तो ठीक है, फिर पूरी यूनिवर्सिटी में कल तुम्हारी तस्वीर के साथ डरपोक के पोस्टर लग जाएंगे। ये तुम्हें स्वीकार है? उसकी बात पर अमाया वहीं की वहीं खड़ी रह गई और फिर उसने काजल की तरफ यूं देखा जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। बदतमीज, तुमने ही मुझे फंसाया है। अमाया ने दांत किचकिचाए और तभी यूनिवर्सिटी के गेट से एक हैंडसम सा ऊंचे लंबे कद का लड़का, जो शक्ल से काफी मासूम दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे पर एटीट्यूड नाम की कोई चीज न थी, अंदर दाखिल हुआ। तो वहां मौजूद लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उनके शोर से घबराकर अमाया ने अपने कानों पर हाथ रखे और जैसे ही सामने की तरफ नजर दौड़ाई तो अपनी जगह थम सी गई। शौर्य, ये यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान जी, ये मेरे साथ क्या हो गया? उसने अपना सर दोनों हाथों से पीट लिया। क्या तुम इस लड़के को जानती हो? सीनियर ने पूछा तो उसने जल्दी से सर ना में हिलाया। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। लेकिन सच तो ये था कि अमाया उसे अच्छे से जानती थी। वो शौर्य था, उसके पापा के दोस्त का बेटा। फैमिली रिलेशन पहले काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ दिनों से फैमिली रिलेशन बिगड़ गए थे और आना जाना बंद हो गया था। वो अपना दिल महसूस कर रह गई। अब यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ उसे जाकर अच्छा सा वेलकम करो। सीनियर लड़कियों के साथ उसकी अपनी तीनों सहेलियों ने भी उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया तो उसका दिल चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए। डरते हुए उसने मुश्किल से अपना थूक निगला और आगे की ओर कदम बढ़ाए थे। वो अपने दोस्तों से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अमाया ने एक नज़र पीहू को देखा तो पीहू ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी थी। एक्सक्यूज मी, वो बोली तो सबसे पहले मुड़ने वाला शौर्य ही था। शौर्य ने उसे नहीं पहचाना था, पहचानता भी कैसे? वो काफ़ी समय से एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। वो, मुझे लगता है कि आपका वॉलेट गिर गया। उसने नीचे गिरे वॉलेट की तरफ इशारा किया तो शौर्य कुछ पल कदम आगे आया और झुककर वॉलेट को देखा। वॉलेट गिरा जरूर है, पर ये मेरा नहीं है। वैसे थैंक यू बताने के लिए, शौर्य ने मुस्कुराकर कहा तो अमाया का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बड़ा था। वो उसके कदम के साथ कदम मिलाकर धीरे धीरे चलने लगी। अच्छा, मुझे लगा आपका है। खैर, आपने कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है? शौर्य ने मुस्कुराकर उसे देखा था। मेरा नाम शौर्य है और मैं यहाँ की साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर अमाया मुस्कुराई। घुन्ना, किस कदर हंस हंस कर बातें कर रहा है, जैसे मैं इसे और इसके खानदान की असलियत को नहीं जानती हूँ। अमाया मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? शौर्य ने उसकी बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनकर पूछा तो उसने हंसते हुए नाम में सर हिलाया। नहीं नहीं, दरअसल मैं तो सोच रही हूँ आप यहाँ नए हैं और मैं भी नई हूँ, इसीलिए रैगिंग से बचने के लिए एक दूसरे की मदद कर देते हैं, एक दूसरे का डिपार्टमेंट ढूंढने में। अमाया ने कुछ इस तरह से कहा कि शौर्य ने सीने पर बाजू लपेटकर उसे देखा था। अच्छा, और आपका डिपार्टमेंट? शौर्य ने सवाल किया तो अमाया को एहसास हुआ कि उसने गलत शुरुआत की है। मैं आर्ट डिपार्टमेंट की हूँ, उसने मुश्किल से कहा। तो शौर्य हंसने लगा। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन आप तो आर्ट्स की हैं, तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। अमाया ने दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजी थी। असल में मुझे आर्ट डिपार्टमेंट तक छोड़ दें, वही मेरा डिपार्टमेंट है। मुझे मालूम नहीं है ना, मुझे डर भी लग रहा है। उसने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बात तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब उसका अंत कैसे करे समझ नहीं आ रहा था। उधर पीहू, काजल, नैना और दूसरी सीनियर्स लड़कियां हंस हंस कर लोटपोट हो रही थीं। अमाया के एक्सप्रेशन से उन्हें पता चल गया था कि उसे बहुत मुश्किल हो रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मदद चाहिए थी तो आप मुझसे डायरेक्ट मदद मांग लेती, मैं आपको आपके डिपार्टमेंट तक छोड़ देता। और हाँ, यकीन रखिए मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, किसी रैगिंग करने वाले
लोगों के हाथों लगने नहीं दूंगा आपको। अमाया ने अचानक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके साथ चलते हुए एक नज़र पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ी नैना और पीहू को हाथ उठाकर मुक्का दिखाया था। तीनों का कहकहा तेज हुआ था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? इस बार उसके यूं पीछे मुड़ता देखकर शौर्य हैरान हुआ तो अमाया ने जल्दी से सर ना में हिलाया। नहीं, कुछ भी तो नहीं। थैंक यू सो मच, मेरा डिपार्टमेंट आ गया है। आप चाहें तो मैं आपके साथ भी चलूं? शौर्य ने उसकी बात पर एक कहकहा लगाया। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं खुद चला जाऊंगा। आप अपनी क्लास में जाइए, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर अमाया ने आर्ट डिपार्टमेंट की क्लास की तरफ दौड़ लगा दी और वहां अंदर पहुंचते ही गहरा सांस लेकर डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ हिलाकर वापस जा रहा था। पीहू और ये काजल की बच्ची, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ रहा है, वो धीरे से बड़बड़ाई थी। शीशे के दरवाजे पर नेम प्लेट झूल रही थी जिसमें सिया मेहरा साफ शब्दों में लिखा दिखाई दे रहा था। अंदर ऑफिस में टेबल पर कॉफी का कप भाप उड़ाता नजर आ रहा था। सिया की आंखें लैपटॉप पर जमी हुई थीं। वो नए आने वाले उम्मीदवार का डाटा एक नज़र देख रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। उसने निगाहें उठाकर सामने देखा तो एक पल के लिए जम सी गई। सामने ऊंचे लंबे कद का एक इंसान जिसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, आस्तीन कोहनी तक मोड़ रखी थी, बाल हल्के से गीले थे और सलीके से एक तरफ जमाए हुए थे। आंखों में बला का कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसे देखते ही सिया ने उसे बैठने का इशारा किया। वो उम्मीदवार कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसी पल सिया ने सामने रखा कॉफ़ी का कप उठाया और इससे पहले कि वो कॉफ़ी का घूंट भरती, कप स्लिप होकर उसके हाथ पर गिर गया था। ओ माय गॉड! गर्म कॉफ़ी की वजह से उसके मुंह से एक चीख सी निकली थी। उसने फौरन अपना हाथ देखा जो गर्म कॉफ़ी से जलने के बाद लाल हो रहा था। तभी सामने बैठे उम्मीदवार, जिसका नाम सिया को नहीं मालूम था, फौरन से उठा। उसने उसका हाथ पकड़ा तो सिया उसे देखने लगी और अपना हाथ पीछे की ओर खींचा, लेकिन उस उम्मीदवार ने जबरदस्ती उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा और उसकी इस हरकत पर सिया अपनी जगह ठहर सी गई। जलन से उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। दूसरे ही पल इंटरव्यू के लिए आने वाले उस इंसान ने बाहर टेबल पर रखी पानी की ठंडी बोतल उठाई और उसका कैप खोलकर पानी उसके जले हुए हाथ पर बहा दिया। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे वजूद में फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया तो वो चिल्ला उठी, हाउ डेयर यू टच मी। उसने फौरन से अपना हाथ खींचा तो उस उम्मीदवार ने बगैर किसी शर्मिंदगी के बोतल पर दोबारा ढक्कन लगाया। सॉरी मैम, आपका हाथ जल गया था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सिया का दिल चाहा कि सामने खड़े उस इंसान के मुंह पर थप्पड़ दे मारे। ये मेरा प्रॉब्लम था, आपका नहीं, ओके? उसने कंधे उचका दिए। उम्मीद है ठंडा पानी डालने से आराम आया होगा आपको। वैसे मेरा नाम सुमित खुराना है। ये सुनकर सिया ने उसे गुस्से से घूर कर देखा था। मिस्टर सुमित खुराना, अपनी हद में रहें। आपको कोई ज़रूरत नहीं थी मेरा हाथ पकड़ने की। आप यहाँ जॉब करने आए हैं, नर्सिंग ड्यूटी निभाने नहीं। ये सुनकर वो धीमे से मुस्कुराया और कुर्सी की बैक से टेक लगा ली। ओके डन, इंटरव्यू शुरू करते हैं। मैंने तो बस हमदर्दी की थी। सिया ने सनग्लासेस उठाकर अपने चेहरे पर सजाए। सिया ने कुछ ज़रूरी सवाल किए जिसका जवाब उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से दिया था। सिया के दिमाग में तो उसका वो मंजर कैद हो गया था जब उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ पूरे हक से थाम कर उस पर पानी डाला था। आपकी सीवी में मुझे कोई ख़ास काबिलियत नज़र नहीं आ रही, इसीलिए आप जा सकते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या वाकई? कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रही कि मैं आपके जलन का दर्द आपसे दूर कर चुका हूँ, या फिर आप दर्द में रहने की आदी हैं और मैंने आपका दर्द दूर कर दिया? सीने पर बाजू लपेटकर उसने गौर से सिया की आंखों में झांका तो वो जल्दी से नजरें चुरा गई। न जाने क्यों सुमित खुराना की बोलती आंखों से परेशान हो रही थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और किस हक से आप मुझे ये सारे सवाल कर रहे हैं? आप इंटरव्यू देने आए हैं या मेरी पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने? उसकी बात पर वो पूरे दिल से मुस्कुराया था। कुछ हक भगवान की तरफ से भी दिए गए होते हैं, बस इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। वो बड़बड़ाया तो सिया ने उसे घूर कर देखा। क्या कहा आपने? उसने जल्दी से सर ना में हिलाया। कुछ भी तो नहीं, वैसे भी अब आप ना ही समझो। क्या मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? सिया ने बाहर दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, और वो रहा दरवाज़ा, यहाँ से चले जाइए वरना मैं गार्ड को बुला लूँगी। वो हंसते हुए उसे देखने लगा। गार्ड को क्यों? कंपनी ने खुद ही तो नए उम्मीदवारों को दावत दी है और मैं तो आपका उम्मीदवार ही बनकर आया था।
उसने कुछ इस अदा से कहा कि सिया के तन बदन में आग लगी थी। आप मेरे उम्मीदवार नहीं, अपनी नौकरी के उम्मीदवार थे। एंड गेट आउट। ये सुनकर उसने कंधे उचकाए। जा रहा हूँ, इतना चिल्लाती क्यों हैं आप? इतना सड़ा हुआ बॉस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये कहकर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकला तो उसी वक्त सुरेश मामा अंदर दाखिल हुए थे। क्या हुआ सिया? यह हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही जल गया। जल गया? कुछ लगाओ ना बेटा इस पर, इतना रेड हो रहा है। सुरेश मामा वहीं कुर्सी पर बैठे तो सामने लैपटॉप पर खुली फाइल को देखा था। इसका इंटरव्यू हो गया? उन्होंने इशारा सुमित की तरफ किया था। हाँ हो गया, और मैंने रिजेक्ट भी कर दिया। और सुरेश मामा उसकी बात सुनकर उछल पड़े। बाहर से स्टडी करके आने वाले को तुमने रिजेक्ट कर दिया? क्या करती हो सिया बेटा? सुरेश मामा उसके फैसले से बिल्कुल भी खुश न थे। मामा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। उसने अपनी सफाई दी। नहीं बेटा, उसकी डिग्री देखो तुम, उसका अनुभव देखो। हमें उसकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगी। ये कहकर सुरेश मामा ने फौरन सोनम को कॉल लगाई। सोनम बेटा, बाहर सफ़ेद शर्ट वाला जो नया कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया था ना, अगर वो बाहर जा रहा हो तो उसे रोक कर कहो कि उसे दोबारा इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जा रहा है। कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही वो अंदर दाखिल हुआ था तो जताती हुई निगाहों से सिया को देखा तो सुरेश मामा ने उसे कल ही ज्वाइन करने के लिए बुला लिया था। और फिर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। सुमित आगे बढ़ा। उसने सिया के कान के पास जाकर सरगोशी जैसे अंदाज में थैंक यू कहा। सिया का पूरा वजूद कांप उठा। बदतमीज कहीं का। वो जोर से चिल्लाई, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ कंधे उचकाकर बाहर निकल गया। लाइब्रेरी के खामोश माहौल में शौर्य कागज पर झुका बार बार कुछ बना रहा था, मिटा रहा था। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे और चेहरा किसी जंग के मैदान में खड़ा होने की गवाही दे रहा था। अमाया जो पीहू के साथ अंदर दाखिल हुई थी, उसे वहां देखकर चौंक गई और जल्दी से वापस मुड़ने लगी कि तभी पीहू ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया था। अरे कहाँ भाग रही हो? देखो तुम्हारा शिकार तो सामने ही बैठा है। जाओ और शिकारी की तरह जाल फैलाओ। अमाया ने उसे कमर पर एक धमोका रखा और फिर पीहू की धमकी देने पर आगे बढ़कर वहीं उसके सामने बैठ गई। फिर अपनी स्केच बुक निकालकर चारकोल से एक बिल्डिंग का मॉडल पेपर पर उतारने लगी। वो बार बार शौर्य के चेहरे के उतार चढ़ाव भी देख रही थी। वो बहुत परेशान था। एक पल के लिए अमाया का दिल नरम सा पड़ा। हेलो, कैसे हैं आप? जानी पहचानी आवाज पर शौर्य ने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो कशिश नहीं थी जो पहले दिन थी। लगता है आप परेशान हैं कुछ, अमाया ने बात की शुरुआत की। हाँ बिल्कुल। ये दिल है या आलू? मुझसे बन ही नहीं रहा। वो एक साइंस का स्टूडेंट था, दिल के डायग्राम बनाने पर बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। अमाया ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। ये इतना मुश्किल नहीं है, और आपने दिल को वाकई में आलू बना दिया है। एक बाल भी उल्टी लगा दी है, और ये दिल तो चलने से पहले ही धड़कना भूल जाएगा। उसने कुछ इस अदा से कहा कि शौर्य ने निगाहें उठाकर उस पर जमा दी। तो आप ही इस दिल को सही तौर पर धड़कने में कामयाब कर दें। शौर्य की बात सुनकर अमाया ने हंसते हुए उसके हाथ से कागज लिया और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर उसने शौर्य के बनाए हुए बिगड़े दिल को ठीक कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया। हम साइंस वालों पर तो ये जुल्म है, ये काम तो आर्ट्स वालों को ही देना चाहिए। उसने अमाया को थैंक्स बोला तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ, अब इसके नीचे क्या लिखूं? आपका नाम? तो अमाया ने सर नाम में हिलाया। नहीं, आप अपना ही नाम लिख दो। अच्छा, मेहनत तो आपने की है। शौर्य की बात पर वो धीमे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, दोस्ती में ये सब तो चलता है। शौर्य एक पल के लिए उसे देखता रह गया। तो क्या हम दोस्त बन गए? अब अमाया की नज़र पीहू पर पड़ी, जिसने आंख दबाकर उसे शाबाशी दी थी। दोस्ती है तभी तो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिया है। शौर्य उसकी जवाब पर हैरान हुआ था। आप इतना सीरियस ना हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा तो फिर आज से दोस्त। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो अमाया ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखकर फौरन अपने दिल पर हाथ रखकर सर झुकाया था। दोस्त, ये सुनकर वो हंस पड़ा। उसकी नज़र में अमाया की इज्जत और भी बढ़ गई थी। वैसे दोस्ती एक शर्त पर है। अमाया के कहने पर उसकी मुस्कुराहट में ढलते होंठ एक पल के लिए सिमट गए। अच्छा, वो कौन सी शर्त है? उसने अमाया की आंखों में आंखें डालकर पूछा। दूसरी बार दिल आप खुद बनाएंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराया। और अगर मुझसे वो फिर बिगड़ गया तो? अमाया ने निगाहें झुका लीं। तो वो भी मैं ठीक कर दूंगी। बिगड़े दिल को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी थी और उसके साथ शौर्य का कहा भी शामिल हो गया था। लाइब्रेरी में पहले सूरज की
रोशनी फैलकर उजाले को कई गुना बढ़ा गई थी। सिया ने बिजनेस पार्टी के लिए तैयारी पूरी करके खुद को एक नज़र आईने में देखा तो मुस्कुराई थी। उसने स्टाइलिश सा पिंक कुर्ता, नीचे जीन्स की ब्लू पैंट पहनी हुई थी। बाल उसने खुले छोड़े थे और कंधे पर सफ़ेद दुपट्टा लटकाया था। हाथ में क्लच पकड़कर उसने एक नज़र अपनी तैयारी को फाइनल लुक दिया था और फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकली तो उसे सुरेश मामा की आवाज़ आई, सिया बेटा, बाहर सुमित तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे भी इनवाइट किया था। ये सुनकर सिया का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया था। मामा, ये आप क्या कह रहे हैं? अब वो एटीट्यूड वाला बंदा, वो मुझे हर वक्त अपना एटीट्यूड दिखाएगा। ये सुनकर सुरेश मामा मुस्कुराए और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, उसका एटीट्यूड बर्दाश्त कर लेना। उसके पास नॉलेज बहुत है और अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें फ़ायदा देगा। बिजनेस में आसानी होगी। ये सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। क्या मामा, आशीष को भेज देते ना। आशीष कहाँ है? उसके साथ मैं ईजी फील नहीं करूँगी। ये सुनकर सुरेश मामा ने उसका हौसला बढ़ाया था। बेटा, बिजनेस के लिए ये सब करना पड़ता है और वो ऐसा इंसान नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। आया कहीं का अच्छा इंसान, माय फुट। सिया ने गुस्से से कहकर बाहर की ओर कदम बढ़ाए तो वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा, जैसे उसी का इंतजार। वो बाहर आई तो सुमित के शीशे पर उंगलियों से दस्तक दी। उसने शीशा नीचे करके उसे एक नज़र देखा और बस देखता रह गया। हल्के फुल्के मेकअप में खुले बालों में वो बेहद प्यारी लग रही थी और सीधा उसके दिल में उतर रही थी। किससे पूछकर यहाँ बैठे हो? पीछे बैठो। ये सुनकर सुमित धीमे से मुस्कुराया। आपके मामा ने मुझे यहाँ बिठाया है। अच्छा, लेकिन अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुमसे कह रही हूँ पीछे जाकर बैठो। मैं ड्राइविंग खुद करूँगी। सुमित ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसीलिए आप पीछे बैठ जाइए। मैं ड्राइविंग खुद कर लूँगा और आपका बहुत ज़्यादा एहसानमंद भी रहूँगा। ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सुमित ने शीशा ऊपर कर दिया था और वो बड़बड़ाती रह गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए उसके साथ पीछे बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि बॉस तुम हो, ऐसा लग रहा है कि बॉस तुम हो और मैं एम्प्लाई, उसने गुस्से से कहा तो सुमित ने अपने सर को हल्का सा हिलाया। ऐसा ही है, बस आपको मालूम नहीं है। वो बड़बड़ाया तो सिया का दिल चाहा कि वो अपने हाथ में पकड़ा क्लच उसके सर पर दे मारे। ये क्या हर वक्त बड़बड़ाते रहते हो? उसने गाड़ी के शीशे के पार नजर आने वाले मंजर पर निगाहें जमा दी। जिसका आप जैसा बॉस हो वो बड़बड़ाता ही रहेगा। दिमागी मरीज तो बना देती हैं आप चीख चीख कर। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को काबू रखने की कोशिश की। बहुत फालतू बोलते हो तुम। ड्राइविंग पर नजर रखो, फिक्र न करें। उसके सुकून भरे अंदाज पर वो जल भुन गई थी, लेकिन मजबूरी थी। कहाँ हो तुम आशीष? उसने फ़ोन पर कॉल लगाई और आशीष का नाम लिया तो वो एक पल के लिए चौंक गया। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, जल्दी आ जाओ यार। यहाँ पता नहीं किस पागल इंसान को मामा ने मेरे माथे लगा दिया है। उसकी बात सुनकर उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। सिया ने अपनी आईब्रो उठाकर उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा था। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? आशीष का फ़ोन अब कर चुका था। बातें कम करे, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। उसके चेहरे पर पहली बार संजीदगी देखकर वो चौंक गई थी। आर यू ओके? वो उसे ठीक नहीं लगा था। सुमित ने बेख्तियार अपने सीने को मसला था। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये सुनकर सिया ने फ़ौरन उसे अपनी पानी की बोतल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। सुमित ने बोतल उसके हाथ से लेकर कुछ घूंट पिए। ये आशीष कौन है? सिया ने खुशदिली से बताया कि मेरे मामा के दोस्त का बेटा है और बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे। एकदम उसके गले में पानी का फंदा लगा था और फिर काफ़ी देर तक वो खांसता रहा। सिया एकदम से परेशान हो गई थी। खांसते खांसते उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। आंखों में दौड़ते लाल डोरों में कई गुना इजाफा हुआ था। आप ठीक है ना? अगर ठीक नहीं है तो हम वापस चलते हैं। सुमित ने कोई जवाब न दिया और रुख फेर कर तेज रफ्तार से रफ ड्राइविंग करते हुए गाड़ी होटल के सामने रोकी, जहां एक बिजनेस पार्टी रखी गई थी और उसे पूछे बगैर, उसे अपने साथ लिए बगैर वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया था। बदतमीज, मेरे साथ है और ऐसे जा रहा है जैसे अकेला आया हो। वो बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो वो धीरे से चलते हुए अंदर दाखिल हुई थी। वो शायद पहली बार किसी बिजनेस मीटिंग में शामिल होने जा रही थी, इसीलिए काफ़ी नर्वस सी दिखाई देने लगी थी। इससे पहले सुमित उसके पास जाता अचानक से सिया का पिंक शर्ट पास रखे मेज के नुकीले हिस्से से टकराया और एक चरकी आवाज़ के साथ उसकी शर्ट कमर के पास से फट गई थी।
सिया को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वो कुछ देखती या समझती, सुमित तेजी से आगे बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से बेहद करीब कर लिया। यहाँ तक कि उसकी कमर छुप गई और उसका मजाक बनने से बच गया। ये क्या कर रहे हो जाहिल इंसान, एम्प्लाई हो एम्प्लाई बनकर रहो, दूर हटो मुझसे। लेकिन वो मुस्कुराया और उसके कानों के करीब झुका था। अब यह हाथ जिंदगी भर आपकी कमर से नहीं हटेगा मैडम। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने इस कदर खूबसूरत अंदाज में कहा कि सिया की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बकवास कर रहे हो, दूर हटो वरना मैं तुम पर हैरेसगी का केस कर दूंगी। तुम अपने बॉस को हरेस कर रहे हो। ये सुनकर वो जोर से हंस पड़ा था और उसकी कमर पर हाथ का दबाव और भी बढ़ाया था और उसे खुद से बेहद करीब कर लिया, यहाँ तक कि उसकी सांसें सिया को अपनी गर्दन पर महसूस होने लगीं। उसने बेख्तियार पलकें झुकाई थीं और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की थी। ये कोशिश बेकार जाएगी और मुझ पर कोई भी केस बन नहीं सकता। सिया को उसकी बात सुनकर बेहद गुस्सा आया और उसकी आंखों में बेपनाह आंसू छलकने लगे और फिर वो रो पड़ी। अरे अरे रो मत, ये आंसू बेकार मत करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटा ना तो आपकी ये लचकदार दूधिया कमर को देखकर यहाँ कई जवान दिल हार बैठेंगे। ये सुनकर वो आंखें फाड़े से देखती रही कि क्या मतलब है तुम्हारा। मतलब ये है कि आपकी शर्ट फट गई है और आपकी कमर दिख रही है। आपको बचाने के लिए ही बस इस वक्त आपको सहारा दिए हुए हूँ। आप कहती हैं तो मैं हट जाता हूँ। ये कहकर वो जैसे ही पीछे हटने लगा तो सिया की आंखों में डर फैल गया। उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचकर खुद से बेहद करीब किया था। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करें। उसकी आंखों से आंसू निकले तो सुमित ने रुख फेर लिया। इट्स ओके, अब बस मेरी बात मानती जाएं और मेरे साथ साथ चलिए। वो उसके साथ चिपक कर आगे बढ़ने लगी। चेंजिंग रूम ढूंढना पड़ेगा। उसने आसपास देखा तो चेंजिंग रूम कोने में नजर आया। खामोशी से चलती रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, आंखों में नमी देखकर सब गलत सोचेंगे। ये सुनना था कि सिया ने अपने कांपते हुए हाथ उसकी कमर पर रखे थे। उसकी छुअन पर वो धीरे से मुस्कुराया था। ये हुई ना बात। अब लग रहा है वाकई हम कपल हैं। लेकिन लोगों को नहीं पता कि मजबूरी की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। वो बराबर उसके कान में सरगोशी करके उसका हौसला बढ़ा रहा था या फिर खून जला रहा था। सिया को ये बात समझ नहीं आ सकी। वाह नाइस कपल यार, पास से गुजरते जोड़े ने उन्हें देखकर कहा तो सिया की निगाहें शर्म से झुक गईं। ये बिजनेस पार्टी भी क्या दिन दिखा रही थी। सुमित के जिस्म से उठती महक सिया के होश उड़ा रही थी और सिया के बदन का नरम गरम स्पर्श सुमित के दिल को बेकाबू कर रहा था। चेंजिंग रूम में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया तो सिया उससे एक झटके से अलग हुई थी और फौरन से अपना दुपट्टा फैलाकर अपनी कमर को छुपाने लगी। अब आप यहाँ से जाएं, खड़े क्या हैं, बाहर जाइए, वो चिल्लाई तो सुमित ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ सुई धागा लेकर इसे सीने बैठेंगी? दुपट्टा भी आपका नेट का है। सीने पर बाजू लपेटकर उसने सर से लेकर पैर तक सिया को देखा था। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ती महसूस हुई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो एकदम से रोने वाली हो गई और फिर अगले ही पल रोने भी लगी। तभी वो आगे आया और अगले ही पल अपना कोट उसके कंधों पर रखा। कमर अभी भी दिख रही थी, जिसे सिया ने अपने हाथों से छुपाने की कोशिश की। 1 मिनट। उसने फौरन उसे अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और शर्ट उतारने लगा तो सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत करें। वो एकदम से रोने लगी तो सुमित ने एकदम से उसे कंधों से थामकर रिलैक्स किया था। रिलैक्स? मैं आपको अपना आउटफिट दे रहा हूँ, बाहर आप कैसे जाएंगे? कुछ तो अकल से काम ले, वो चिल्लाया तो सिया को होश आया। अब वो काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, लेकिन उसका नंगा चौड़ा सीना देखकर वो रुख फेर गई। उसने अपना शर्ट सिया की तरफ बढ़ाया तो अगले ही पल वो उसे थामकर अंदर की ओर बढ़ गई और थोड़ी देर के बाद वापस निकली तो उसे देखकर हंस पड़ी। अब इस तरह आप शर्टलेस बाहर जाएंगे? सिया ने नासमझी से उसकी ओर देखकर कहा था। तो क्या करूं? वो शर्ट उसे काफ़ी ढीली और खुली हुई थी, लेकिन फिर भी उस पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। सुमित अब तक गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। सब ठीक है, अब आप बाहर जा सकती हैं। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो उसे कुछ याद आया। और आप क्या ऐसे ही बनियान में पार्टी में घूमेंगे? ये सुनकर सुमित का कहा गूंजा। ऑफ कोर्स, ये मेरा नया फैशन है, मैं ऐसे ही घूम लूँगा। कहते उसने अपना कोट बनियान के ऊपर ही पहन लिया था। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। वैसे आप इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। सुमित की भरपूर निगाहें उसके बदन के आर पार घूमने लगी थीं। तो वो झट से बाहर निकलकर दौड़ पड़ी। पीछे से सुमित की हंसी सुनाई दी। वो रूम से बाहर निकला तो सिया उसे आशीष के साथ नजर आई।
अच्छी लग रही हो इस आउटफिट में। आशीष उसकी तारीफ कर रहा था। थैंक यू टू सुमित खुराना, सिया ने झुरझुरी लेकर कहा। ये कौन है अब? उसने हैरत से पूछा। हमारा नया एम्प्लॉय। सिया ने उसकी तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वो दूर से उन दोनों को हंसते हुए और बातें करते हुए देख रहा था। उसके दिल में तो एक आग सी जल रही थी और वो आग उसके पूरे वजूद को अपने लपेटे में लेने लगी थी। गुस्से में आकर उसने वहीं मेज पर जोर से अपना हाथ मारा था। कांच उसके हाथ में घुस गया था और खून बहने लगा। वो तेजी से वापस पलटकर पार्टी से जा चुका था। दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। सिया को आशीष के साथ देखना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। वो यूनिवर्सिटी के गार्डन में बेंच पर बैठी बेंच के साथ खड़े ऊंचे पेड़ों के पत्तों को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। अमाया, तुम्हें क्या हो गया? पीहू जो क्लास लेकर बाहर निकली थी उसे वहां बैठे देख पूछने लगी। अमाया ने सर ना में हिलाया। कुछ भी तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। झूठ बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने उस शिकारी से सच में मोहब्बत हो गई हो? ये सुनकर अमाया उछल पड़ी। मुंह धोकर रखो, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा तो मरते दम तक नहीं हो सकता। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए पीहू की बात को नकार दिया। वैसे वो अच्छा खासा हैंडसम है। पीहू ने उसे लालच दिलाना चाहा। मारो जाकर तुम, उससे अपना टाका फिट कर लो। पीहू उसकी बात पर हंस पड़ी। अच्छा चलो, बस आने वाली होगी, मैं चलती हूँ। पीहू ने तभी उसे हाथ से पकड़कर रोक लिया। तुमने बताया नहीं, तुम उदास क्यों हो? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू तरने लगे। सिया की वजह से बहुत उदास हूँ। उसकी जिंदगी का फैसला ही नहीं हो पा रहा। 5 साल से ज्यादा होने को है, वो ऐसे ही लटक गई है। बचपन की शादी उसके गले में फंस गई है। मम्मा कहती हैं तलाक चाहिए और वो भी तलाक चाहती है, लेकिन सामने वाला तलाक देने पर राजी नहीं। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा? उसकी बात पर पीहू ने अफसोस से सर हिलाया। तो तुम्हारी बहन अदालत से तलाक क्यों नहीं ले लेती? ये सुनकर अमाया ने सर हिलाया। अब वही सोच रही हैं, लेकिन तलाक के लिए भी अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। आशीष भाई उनके साथ हैं, वो उन्हें अपनाने के लिए भी तैयार हैं। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो। घर में रोज रोज की ये बहस सुनकर मुझे अजीब सा लगता है। पापा ने दूसरी शादी कर ली, हमें पूछा तक नहीं, घर से निकाल दिया। पीहू ने अमाया के कंधे पर हाथ रखा। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने सर झटका और आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी बहन आने वाली थी। यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली तो वो अपने दोस्तों के साथ उनसे गपशप करता दिखाई दिया। वो बाइक से उतरकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि दूर से आती तेज रफ्तार बस उसे दिखाई न दी। वो बातें करते हुए हाथ मिलाकर वहीं रुक गया। अमाया ने फटी फटी निगाहों से ये मंजर देखा। वो तेजी से दौड़कर उसकी तरफ गई और उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अमाया की एक चीख निकली थी और शौर्य के भी होश उड़ गए थे। वो धीरे से उस पर से हटा तो अमाया ने अपना दुपट्टा ठीक किया। सारे लोग जमा हो गए थे। आप ठीक तो है ना? अमाया ने हाँ में सर हिलाया। शौर्य ने गहरी नजरों से देखा। आप ठीक हैं? अमाया ने भी उससे पूछा। उसकी कोहनी और हाथ छिल गए थे। मैं ठीक हूँ। अगर आप मुझे न बचाती तो शायद कुछ भी ठीक न रहता। आज मेरा आखिरी दिन होता। वो हल्का सा मुस्कुराया। अपना ध्यान रखें। आपका ध्यान कहाँ था? सड़क पर आप खड़े होकर बातें कर रहे हैं। भगवान ने बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। वो उसे डांटने लगी तो शौर्य को उसके अंदाज में न जाने क्यों मोहब्बत की झलक दिखाई दी थी। अच्छा, और अगर ध्यान न रखूं तो? उसने एक साथ चलते हुए सवाल किया तो अमाया ने झटके से उसकी तरफ देखा। आपकी मर्जी है, आपकी अपनी जिंदगी है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई और शौर्य के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। अमाया उर्फ अमू। उसने धीरे से ये नाम दोहराया और फिर सर झटक कर अपने कपड़े झाड़कर बाईं तरफ बढ़ गया। आज उस पर ही एक खुलासा हुआ कि अमाया उससे मोहब्बत करती है, और सबसे बड़ा खुलासा तो ये था कि वो खुद भी अमाया से मोहब्बत कर बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। सारे एम्प्लॉय जा चुके थे, मगर वो अभी तक फाइलों में गुम बैठी थी। बाहर हवा के झोंके शीशों से टकरा रहे थे। वो लैपटॉप से फ्री हुई तभी लाइट भी चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए वो डरकर उठ बैठी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हेल्प, कोई है बाहर? उसने घबराहट में आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला कि तभी दरवाजे पर चरचराहट हुई और दरवाजे के कोने से एक फ्लैश लाइट अंदर आई। वो एकदम पीछे हटती है। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। रोशनी के पीछे से सुमित का चेहरा दिखाई दिया। वो बिल्कुल खामोश था। दरवाजा धड़ से बंद हुआ तो सिया की आंखों में डर दौड़ गया, क्योंकि सुमित की आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। आगे मत आना। वो तेजी से मेज के पास आई और पास रखा पेपर वेट उठा लिया, मगर वो खामोशी से आगे बढ़ता गया। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जो किसी तूफान से आने की पहले की होती है।
मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, वो चिल्लाई, लेकिन वो उसके बेहद करीब पहुँच गया। अंधेरे में उसकी सांस बंद होने लगी। वो पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर दीवार से जा लगी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका, लेकिन उसकी नजरें उसके चेहरे पर नहीं, टेबल के नीचे गिरी फाइल पर थीं। उसने वो फाइल उठाई और धीरे से उसके कान के करीब झुका। उसकी गर्म सांसें सिया की जान निकालने के लिए काफी थीं। सिया ने डर से आंखें बंद कर लीं। मैं अपनी इज्जत को यूं रुस्वा नहीं किया करता। शब्द थे या कोई जादू, वो ठहर सी गई। सुमित सीधा हुआ, रोशनी बंद की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, और वो जैसे पत्थर की बन गई हो। पेपर वेट वाला हाथ धीरे से नीचे गिरा, लेकिन उसके दिल में वही जुमला घूमता रहा, अपनी इज्जत को मैं यूं रुस्वा नहीं किया करता। आखिर यह है कौन? वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, मेज पर सर झुका लिया, आंखों से आंसू निकले थे। आज से पहले ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई थी। अमाया यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल हुई तो धूप की नरम किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। सामने लॉन में उसकी दोस्त पहले से खड़ी इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी? पीहू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ भाई बताओ तो सही, तुम्हारा ये पटाना मिशन कहाँ तक पहुंचा? काजल ने भी आंख दबाकर छेड़ा तो अमाया के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। चलो खुद देख लो। उसने बालों की लट कान के पीछे डाली और कदम आगे बढ़ा दिए। उसकी दोस्तों ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं लग रही आज? पीहू ने काजल की तरफ देखकर कहा। मुझे तो लगता है आज कोई धमाका होने वाला है। काजल को भी हैरानी हो रही थी। वो तीनों धीरे धीरे अमाया के पीछे चलने लगी। कैंपस के पिछले लॉन में हवा हल्की सी चल रही थी। पेड़ों के साए जमीन पर लहरा रहे थे। शौर्य सामने मेज पर ही बैठा था, हाथ में एक किताब थी। अमाया के कदम अचानक से रुक गए। वो शौर्य के नजदीक जाकर खड़ी हो गई और अचानक ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। अमाया! पीहू की चीख हवा में गूंजी। सब दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, तभी सामने से शौर्य तेज कदमों से दौड़ता आया। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। वो एक झटके से घुटनों के बल बैठ गया। अमाया आंखें खोलो। उसने हल्के हाथ से उसका सर अपनी गोद में रखा, पानी की बोतल खोली और उसके चेहरे पर छींटे मारे। अमाया प्लीज होश में आओ। उसकी दोस्तों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। शौर्य के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थीं। अमाया ऐसा न करो यार, मैं मर जाऊंगा। कुछ पल गुजरे, अमाया की पलकें खुली। उसे होश में आता देख शौर्य ने उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना अमाया? वो एकदम सीधी हुई और झटके से उससे अलग हुई। मैं ठीक हूँ। कुछ पलों के लिए वक्त थम सा गया था। शौर्य के हाथ हवा में रह गए। वो तेजी से पीछे हटा, नजरें चुरा ली। मेरी जान पर बन आई थी, उसने धीरे से कहा, तो जैसे दिल के किसी राज ने पहली बार पर्दा हटाया हो। अमाया ने धीरे से होंठ भींचकर खुद को संभाला, फिर नजर उठाकर अपनी दोस्तों की ओर देखा और शरारत से एक आंख दबा दी। उन सब ने हैरत से एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंसी दबाना नामुमकिन हो गया। शौर्य दूर हट गया था। अमाया उनके साथ चली गई। यार ये तो पटाना नहीं, दिल हारना हुआ। हाय बेचारा। वो सब कह लगाकर हंस पड़ी थीं और जब पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य वहीं खड़ा उनकी बातें सुन चुका था। क्या ये सच है अमाया? उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। अमाया की आंखें फैल गईं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है कि तुमने मेरे जज्बातों से खेलने की कोशिश की? वो चिल्लाया तो अमाया बोल पड़ी, वो बस एक प्रैंक था। शौर्य ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा और फिर चंद कदम पीछे हटकर तेजी से वहां से चला गया। राज खुल चुका था। एक न एक दिन तो खुलना ही था। कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी। सुमित ने सिया को फोन पर बात करते सुना था। वो अपने कमरे में थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर सुमित खुराना। वो उसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। जिस दिन से वो लाइट जाने पर उसके कमरे में आया था और उसने उसके बारे में गलत सोच लिया था। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर लपेटकर उसे देखा। ये प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेन डेलीगेशन है और ये प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है। ब्रीफिंग मैं कर दूंगी। अगर ये कामयाब हुई तो आप इस कंपनी में रेगुलर रह सकते हैं, वरना फिर आपको ये कंपनी को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर सुमित के चेहरे पर जरा भी घबराहट न देखकर वो दिल ही दिल में परेशान हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को काबू में रखा। मैडम, प्रेजेंटेशन आपकी उम्मीद के अनुसार ही होगी। आप मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करें। उसने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा और फाइल उठाकर बाहर निकल गया। मैंने ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है। तुम ठीक कहते हो। उसे मुझसे अच्छी वाइब नहीं आती। मैं उसे निकाल दूंगी। उसने आशीष को मैसेज किया था। मैसेज करके वो अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन सुमित ने अपने केबिन में आकर फाइल एक तरफ रख दी और सिया की सारी बातों को बार बार अपने दिमाग में रखकर सोचने लगा। थोड़ी ही देर में सुमित फाइलों के अंबार में गुम था। दफ्तर के खामोश माहौल में सिर्फ पंखे की आवाज़ थी और उसकी उंगलियां तेजी से
कागज पर लगातार चल रही थीं। ये अकाउंट पिछले महीने बंद हुआ था, फिर रकम यहाँ दर्ज है क्यों? वो धीरे से बड़बड़ाया। उसने एक एक स्लिप, एक एक एंट्री खंगालनी शुरू कर दी। हर पेज पर जैसे कोई नया राज खुल रहा था। आशीष का नाम बार बार अलग अलग जगहों पर आ रहा था। सुमित के माथे की रगें तनने लगीं। ये सब कैसे मुमकिन है? आशीष के सिग्नेचर हर उस जगह क्यों है जहाँ पैसे गायब हुए? उसने अपनी फाइल खोली तो चौंक कर सीधा बैठ गया। वहाँ एक नाम पर उसकी निगाहें टिक गईं। मिसेज आकाश खुराना। ये तो सिया की माँ का नाम है। ये नाम यहाँ क्या कर रहा है? सुमित के हाथ कांपे। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। आशीष ने सिया की माँ की जितनी जमा पूंजी थी वो भी यहीं पर लगा दी थी जहाँ घपला हो रहा था। सुमित ने कुर्सी से टेक लगाई, एक गहरा सांस लिया। तो ये सब सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं, एक सोची समझा प्लान है। उस रात उसने पूरा दिन लगाकर फाइल तैयार की थी और अगली सुबह सिया के आने से पहले मेज पर रख दी थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फाइल आशीष के हाथों लग गई थी और वो जान गया था कि सुमित खुराना आखिर है कौन और वो उसे क्यों बेनकाब करना चाहता है। उसकी माथे की रगें तन गई। अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अगली सुबह मौसम बहुत खूबसूरत था। गहरे बादल छाए हुए थे। सुमित ने अपने केबिन में लैपटॉप पर खुली प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड्स पर सेव का बटन दबाया। दिल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, मगर अंदर एक अनजानी सी बेचैनी थी। उसने फाइल यस में डाली, मीटिंग रूम में जाकर लैपटॉप में लगा दी और फिर कुछ सोचकर वो अपने केबिन में चला आया। आज दिल न जाने क्यों बेचैनी का शिकार हो रहा था। उसने सिया को डेलीगेशन के साथ अंदर मीटिंग रूम में जाते देखा। आशीष भी उसके साथ था। उसका माथा ठनका। किसी अनहोनी का एहसास हुआ और वो फौरन से अपनी कुर्सी पर बैठा और मीटिंग रूम के कंप्यूटर से कनेक्ट होने की कोशिश करने लगा। 1 2 3 उसकी फाइल दोबारा खुली। अगले ही पल उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के बजाय कुछ तस्वीरें थीं। वो उसकी तैयार की हुई बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो सिया की तस्वीरें थीं, मगर अर्धनग्न और काफ़ी बेशर्म तरीके से एडिट की हुई। ओह गॉड! सुमित के होंठ कांपे। वो पीछे हटा, उसका वजूद कांपने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। अंदर बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ थे। सबके सामने सिया अनजाने में वो प्रेजेंटेशन ओपन करती और स्क्रीन पर उसकी ऐसी तस्वीरें जिस हालत में थी उसकी इज्जत सरेआम उछल जाती, जो ना तो सिया बर्दाश्त कर पाती और ना ही सुमित। ये सब किसने किया? उसके हाथ कांपने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो तेजी से बाहर की ओर भागा था। रास्ते में लोग उसे रोकते रह गए थे, मगर वो अंधा बनकर फायर अलार्म के हिस्से की ओर दौड़ रहा था। एक पल में अलार्म बजा, तेज चीखों की आवाजें गूंज उठी। सब नौकर अपनी अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे, पर सुमित का रुख मीटिंग रूम की तरफ था, जहां सिया हैरानो परेशान खड़ी थी। मीटिंग के लिए आए लोग फायर अलार्म की आवाज़ सुनकर बाहर भाग गए थे। उसने मीटिंग रूम का दरवाज़ा बंद किया, लपक कर लैपटॉप की तरफ गया, फाइल खोली। सिया उलझी हुई थी। ये सब क्या है? अब वो जोर से चिल्लाई थी। आंखों में बेपनाह सवाल थे और चेहरे पर हैरत थी। ये क्या हो रहा है सुमित? सुमित के हाथों की उंगलियां कांप रही थीं। उसने फाइल सिया के सामने घुमाई। स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखकर सिया का रंग उड़ गया। ये किसने किया? उसकी आवाज़ टूट गई। तुमने किया? सुमित एक झटके से उसके करीब आया। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? सिया ने पीछे हटना चाहा, मगर वो और करीब आ गया। उसी पल सिया का हाथ उठा और उसने सुमित को थप्पड़ मारना चाहा कि सुमित ने उसका हाथ रोक लिया। आंखों में बेपनाह आंसू थे, मगर अगले ही पल उसका हाथ हवा में रह गया था। सुमित ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल गई थीं। अगले ही पल सुमित उसके नरम होठों पर झुकता चला गया और अपने अंदर की बेचैनी कम करने लगा, जबकि सिया तो अपनी सांसें रोक गई थी। वो लम्हा लम्हा उसके होठों की नरमी पी रहा था और सिया का पूरा वजूद पत्थर हो गया था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। पता नहीं कौन सी कशिश थी कि वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके उसकी शिद्दत को सहती जा रही थी। वो उसके गुलाबी होठों को लाल कर चुका था। फिर गहरा सांस लेते हुए उसने उसके नाजुक लबों को आज़ाद किया था और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। सुमित की आंखों में भी नमी चमक रही थी। अगर वो फाइल मीटिंग में खुल जाती तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। यही सोचकर वो बुरी तरह बेचैन था। सिया, तुम्हारी इज्जत। उसकी आवाज़ भारी और भीगी हुई थी। तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। सिया, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। अगले ही पल वो उसे झटके से छोड़कर पीछे हटा, दरवाज़ा खोला और बगैर पलटे बाहर निकल गया।
सिया पत्थर बनी रह गई और वहीं सोफे पर बैठती चली गई। उंगलियों के पोरों से अपने होठों को छुआ था, जहां अब हल्की हल्की चुभन उसे अजीब सा सुरूर दे रही थी। अमाया बेड पर औंधे मुंह लेटी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिल की बेचैनी जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया करीब से गुजरा हो। जैसे ही पलटी, बिस्तर के किनारे पर शौर्य खड़ा था। इससे पहले कि चीख मारती वो झटके से करीब आते उसके होठों पर अपनी हथेली जमा गया। आवाज बंद। हटा रहा हूँ हाथ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमाया के होंठ कांपे। शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, मगर अगले ही पल उसके होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। जब से तुमने कहा है कि तुमने मोहब्बत का खेल खेला है, नींद मेरी आंखों से गायब हो गई है अमाया। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी नींदें भी उड़ा दूं। उसके अंदाज में खतरनाक हद तक चमक थी। अमाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर बिस्तर से पीछे हटी। शौर्य प्लीज जाओ, यहाँ से कोई देख लेगा। अमाया उर्फ मेरी छोटी सी दोस्त अमू। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था? और अमाया की आंखें हैरत से फैल गईं। यानी वो जानता था कि वो कौन है? वो 2 कदम और आगे बढ़ा। पहले ये बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, वरना आज अपने जुनून की निशानी तुम्हारे इन गुलाबी लबों पर छोड़ कर जाऊंगा, जिससे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर रहो। अमाया की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। शौर्य तुम होश में तो हो? ये कैसा मजाक है? होश में तो अब आया हूँ, बस तुम्हारे दिल की बात सुननी है। फिर धीरे से उस पर झुका। बोल दो अमाया कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना मैं रोज खिड़की से आकर तुम्हारी नींदें चुरा लूंगा। आज होठों की बारी, कल होठों से नीचे गर्दन की बारी होगी, और उससे नीचे। कहते कहते वो अपने होंठ का कोना दांतों से दबा गया था, जबकि अमाया ने जल्दी से चादर अपने ऊपर खींची थी। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? हालांकि अमाया के दिल की धड़कन तेज हुई थी और गाल गुलाबी होने लगे थे। ठीक है, नहीं बोलना मत बोलो, लेकिन जिस इरादे से आया हूँ वो इरादा पूरा करके ही जाऊंगा। कहते हुए वो आगे की ओर बढ़ा था और अमाया एकदम डर के मारे बोल पड़ी थी। हाँ हाँ, करती हूँ मोहब्बत तुमसे, बस अब जाओ यहाँ से। शौर्य की आंखें जैसे चमक उठी थी। वो पीछे हटा। यही तो सुनना चाहता था मैं, तुम्हारी आंखों में मोहब्बत साफ लिखी है। अब तो ये राज भी खुल गया कि तुम वही मेरी छोटी सी दोस्त हो जो बचपन में मेरी नाक में दम किए रखती थी, और अब भी मुझे परेशान करने के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो ही गई हो। फिर अब तो रिश्ता पक्का समझो, 2 खानदानों के बीच सब ठीक हो जाएगा। शौर्य ने कहा तो अमाया ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए चले जाओ, ये वक्त करने का नहीं है। मगर वो जैसे उसके डर से मजा ले रहा था। वो धीरे धीरे खिड़की के करीब गया। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। तुमने आज रात सच बोल दिया अमाया, अब चाहकर भी इनकार नहीं कर सकोगी। और हाँ, अब बेफिक्र रहो, शादी से पहले कुछ भी नहीं करूँगा। पूरे वजूद पर अब शादी की पहली रात ही अपनी मोहब्बत की छाप लगाऊंगा। शरारत से एक आंख दबाता हुआ हल्का सा कहकहा लगाकर खिड़की से नीचे कूद गया था। अमाया कुछ पल वहीं पत्थर बनी बैठी रही, फिर भागकर खिड़की तक पहुंची। बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लंगूर कहीं का। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसकी बातें याद करते हुए शर्म से गाल दहकने लगे थे। ऑफिस के बाहर आशीष अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और फोन कान से लगाए सिया को कॉल करने लगा। सिया, चलो मैं तुम्हें अपना नया ऑफिस दिखाने ले जा रहा हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। उसके शब्दों में नरमी थी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर बढ़ गई। उधर ऊपर वाली मंजिल पर अपने केबिन की खिड़की से सुमित ये सब देख रहा था। आशीष की मुस्कुराहट, सिया का जाना और दोनों का एक साथ गाड़ी में बैठ जाना, ये सब कुछ उसके दिल में चुभ गया था। गाड़ी एक वीरान जगह पर रुकी। इमारत अधूरी थी। आसपास मिट्टी और सीमेंट के ढेर थे। आशीष ने गाड़ी से उतरकर सिया की तरफ देखा। यही मेरा नया ऑफिस बनने जा रहा है, आओ दिखाता हूँ। सिया उसके साथ चलकर अंदर आई। कदमों के नीचे मिट्टी और दिल में हल्की सी बेचैनी थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तो अभी ठीक से बनी भी नहीं है। आशीष ने रुख फेर कर उसे देखा। अचानक ही चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हें बेचने के लिए लाया हूँ। सिया की आंखों में डर उभर आया। उसी पल पीछे से 2 अजनबी आदमी आगे आए। आशीष ने उनकी तरफ इशारा किया। ये हैं वो लोग जो तुम्हें खरीदने आए हैं। सिया के चेहरे का तो रंग उड़ गया था। वो पत्थर बन गई। आशीष, तुम पागल हो गए हो? ये क्या बकवास है? वो गुस्से से चिल्लाई। पैसा चाहिए मुझे सिया, वो भी चीखा। और तुमने सब छीन लिया मुझसे, अब तुम ही कीमत बनोगी।
मैं तो तुम्हारी तलाक के सहारे बैठा था। मुझे लगा तलाक होते ही तुम्हारे हिस्से में आने वाली जायदाद से अपने सारे सपने पूरे करूंगा और अपने कारोबार में किए गए घपले को भी छुपा लूंगा। लेकिन नहीं, तुमने अभी तक तलाक के पेपर के लिए सिग्नेचर नहीं किए। मैं इसे क्या समझूं सिया? वो चिल्लाया था। सिया के कदम कांप उठे, वो उसके सामने गिर गई, आंसू बहाने लगी। आशीष, भगवान के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। आशीष ने उसे घसीटने की कोशिश की। अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक बोझ हो। सिया उसके हाथ से खुद को छुड़ाने लगी। आशीष ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वो पीछे हुई और सीधा एक आदमी के कदमों में गिरी। सिया ने चौंक कर सर उठाया। आंसुओं के बीच उसकी आंखों ने जैसे एक पनाह ढूंढी हो। वो लपक कर सुमित के सीने से लगी थी। ऐसा लगा जैसे धूप से निकलकर घनी छांव में आ गई हो। दिल में सुकून उतर गया था। प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे गलत हाथों में देने वाला है। वो हिचकियों से रो रही थी। सुमित के चेहरे पर बर्दाश्त की एक झलक थी। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल थीं। उसने दोनों हाथों से सिया को अपने सीने में भींच लिया था, जैसे दुनिया की गर्म हवा से भी इस लड़की को बचाकर रखना चाहता हो। ये सब क्या है? तुम इस हद तक गिर सकते हो? सुमित की बात पर आशीष तंजिया हंसी हंसा। ये वो औरत है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारे होते हुए भी मेरे साथ घूमती रही। सुमित का बर्दाश्त जवाब दे गया। वो आगे बढ़ा, आशीष को कॉलर से पकड़कर दीवार से लगाया। सिया को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। आशीष की आंखों में नफरत भड़क उठी। अब तुम हीरो बनोगे? ले जाओ, तुम्हारी हुई। उसने एक जोरदार मुक्का आशीष के मुंह पर मारा तो उसके मुंह से खून बहने लगा। वो हमेशा से मेरी थी और मेरी रहेगी। आशीष को जमीन पर डालकर उसने बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। सिया बुरी तरह रो रही थी। आशीष मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। वो लड़की जो सिया को लेने आए थे, ये सब देखकर वो भी फरार हुए। सिया जमीन पर बैठी थी। सुमित ने झुककर उसे कंधे से थाम कर उठाया और वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम ठीक हो? सुनो, तुम कौन हो? सिया की जबान पर वो सवाल आ ही गया। मैं? वो मुस्कुराया और सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखा। मैं सिद्धार्थ खुराना हूँ, उर्फ सुमित खुराना, तुम्हारा पति, जिससे बचपन से होने वाली शादी को तुम नहीं मानती। सिया अपनी जगह पर जम सी गई। पति? वो होठों ही होठों में बड़बड़ाई। अगले ही पल वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। कमरे में नरम पीली रोशनी थी। बिस्तर पर सिया बैठी थी। चेहरा पीला था मगर आंखों में एक सुकून था। इतने सालों की उलझन के बाद एक अजीब सा ठहराव था। उसके सामने आकाश खुराना बैठे थे, जिनकी निगाहों में मोहब्बत झलक रही थी। मुझे माफ़ कर दें पापा। आकाश खुराना ने लंबी सांस ली, फिर आगे बढ़कर उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद कभी ख़त्म नहीं होता। वक्त कभी कभी आंखों पर पर्दा डाल देता है। साथ बैठी अनीता जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। बस अब सब भूल जाओ सिया। जो हो गया वो सपना था। अब हकीकत में वापस आ जाओ। हम दोनों भी एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं। हम दोनों ही गलत थे। आकाश ने दूसरी शादी नहीं की थी और मैंने भी आकाश पर भरोसा नहीं किया। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी बेटा। सिया ने सर झुका दिया। होंठों पर हल्की मुस्कुराहट बिखर गई। उसी पल दरवाजा खुला। दरवाजे पर सिद्धार्थ खुराना खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, संजीदा चेहरा, मगर आंखों में मोहब्बत की नरमी थी, जैसे सदियों की थकान एक पल में उतर गई हो। आकाश जी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। आज मैं अपनी बेटी का हाथ दोबारा तुम्हारे हाथ में देता हूँ। वक्त ने अगर गलतफहमियां पैदा की तो आज हम उन्हें ख़त्म करते हैं और इसी पल घर में तुम दोनों की शादी का ऐलान करता हूँ। अनीता जी की आंखें खुशी से भीग गईं। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर प्यार से उनका हाथ अपने हाथों में थामा। अंकल जी, ये तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी और गर्व की बात है कि आप मुझे दोबारा दामाद कह रहे हैं। मैं वादा करता हूँ अब ये रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। उसी पल कमरे में शौर्य दाखिल हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट और शरारत थी। उसे देखकर अमाया का दिल धड़का। अरे वाह, इसका मतलब अब खुशी डबल हो गई, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि सिद्धार्थ भाई शादी कर रहे हैं तो मैं भी डबल रिश्तेदारी कर लूँ। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठीं। शौर्य हंस पड़ा। मैं अपनी होने वाली भाभी की बहन से शादी करूँगा। अमाया के चेहरे पर हैरत और शर्म की लाली दौड़ गई। कमरे में कह कहे गूंजने लगे। आकाश जी मुस्कुराए। चलो इस हवेली में एक नहीं दो खुशियाँ मनाएंगे। सिया ने सर उठाकर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ की निगाहों से नजरें मिलीं। उसके होंठों पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट थी। हवेली खूब सजाई गई थी। 6 साल के बाद दोबारा खुशियां लौट आई थीं। अमाया और सिया दुल्हन बनी अपने अपने पतियों के सामने बैठी थीं।
शौर्य ने तो बहुत जल्दी ही विदाई का शोर मचा दिया तो अमाया की धड़कन में हलचल मच गई। गाल लाल हो गए थे। बहुत बेसब्रा है ये लड़का। शौर्य की माँ मोनिका जी ने अपने बेटे के कान पकड़े। सिया को भी सिद्धार्थ के कमरे में पहुंचा दिया गया और शौर्य तो अमाया का हाथ थाम कर उसे खुद ही अंदर ले आया था। फाइनली मैं तुम्हें पा चुका हूँ। अंदर आता उसने अमाया के माथे पर अपने होंठ रखे थे और उसे अपने सीने में भींच लिया। यार अब जल्दी से बताओ कहाँ से शुरू करूं? वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। मतलब? अमाया उसे देखने लगी। मतलब प्यार कहाँ से शुरू करूं? यहाँ से। उसने उसके नरम होठों पर उंगली रखी। या फिर यहाँ से? अब उंगली गालों पर रखी थी। या फिर यहाँ से? अब उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से छू रहा था। या फिर यहाँ से? अगले ही पल वो उसकी नरम धड़कनों पर अपना हाथ ले गया था और अमाया उछलकर उससे दूर हटी थी। तुम बहुत बेशर्म हो शौर्य। शर्म से उसका चेहरा लाल हुआ था। यार ये शर्म वरम की बात मत करो। अब मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। वो बेकरार होता उसे अपनी बाहों में लेता हुआ अपने दहकते होंठ उसकी गर्दन पर रखकर बेतहाशा उसे चूमने लगा था और जल्दी से उसके ब्लाउज की डोरियां खींचता हुआ उसे बेड पर लेकर आया था और अमाया उसकी बेताबियों पर मुस्कुराती शर्माती उसके सीने में दुबक गई थी। सिया दुल्हन बनी कमरे में बैठी सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। आहट पर देखा तो दरवाजे पर सिद्धार्थ खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। सिया की आंखों में आंसू चमके। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठी तो सिद्धार्थ ने बाहें फैलाई थीं। वो दौड़कर उसके सीने से जा लगी। सिद्धार्थ ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। मुझे माफ कर दें, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। और वो आशीष? सिद्धार्थ ने उसकी ठोड़ी ऊपर करके उसके माथे पर होंठ रखे और उसने सिया के होंठों पर उंगली रख दी। सब भूल जाओ। आशीष अपने अंजाम को पहुंच गया है। पुलिस की हिरासत में है। वो बहुत से गैर कानूनी कामों में लिप्त था और तुम्हारे मामा भी सबसे बेखबर थे। और अब बस याद रखो कि तुम्हारा सिद्धार्थ भेष बदलकर सुमित बनकर साय की तरह तुम्हारी हिफाजत करता रहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। ये कहकर उसने सिया की भीगी आंखों को चूमा था और बेख्तियार उसके गालों को चूम कर होंठों पर झुका तो सिया ने तड़प कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया था। सुनो, उस दिन जब सुमित के रूप में तुम्हारे होंठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाई थी, दिल तो धड़का था ना तुम्हारा? हाँ धड़का था, लेकिन सुमित के लिए धड़का था, सिद्धार्थ खुराना के लिए नहीं। वो शरारत से अपनी हंसी रोकते हुए अपना रुख फेर गई थी। ठीक है, तो सुमित समझ कर ही अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आज ये प्यासा दिल तुम पर टूट कर बरसना चाहता है। वो उसे बाहों में लिए बेड की ओर बढ़ा था। आराम से बेड पर लेटाते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और सिया की जान लबों पर आई थी। शर्ट उतारकर वो दूर उछाल चुका था और उसकी हैवी बॉडी देखते हुए सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इतनी देर में वो उसके ऊपर झुक चुका था। धीरे धीरे वो उसके नरम नाजुक वजूद को होंठों से छूता हुआ उसे मचलने पर मजबूर कर गया था और जब उसका ब्लाउज हटाता उसकी नरम धड़कनों पर लब बाइट बनाने लगा तो सिया ने मचलते हुए बेडशीट की चादर को अपनी मुट्ठियों में दबोचा था। वो जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं, अंग अंग में उसके सुरूर भरने लगा था। उसकी मदहोशी देखकर सुमित और भी शिद्दत से उसके ऊपर छाता चला गया था और बड़ी नाजुकता से उसके वजूद में समाता हुआ खुद को और उसे सुकून देने लगा। बचपन में की गई शादी को मामूली समझने वाली अब उसकी बाहों में मोहब्बत की बारिश में भीग रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।